हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये जो मेरा चैनल है, इसमें मैं जितने भी लेक्चर्स डालूंगा वो सारे सीरीज़ वाइज होंगे। मतलब एक जो लेक्चर है उसके बाद जो अगला जिस टॉपिक पे लेक्चर आएगा वो पहले वाले टॉपिक से ही रिलेवेंट होगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाला लेक्चर किसी और टॉपिक पे हो और उसके बाद जो दूसरा लेक्चर आए वो किसी और रैंडमली किसी और टॉपिक पे हो, ऐसा नहीं है। तो इस चैनल पे मैं ग्रुप थ्योरी के पूरी सीरीज़ चलाऊंगा और उसकी स्टार्टिंग मैं आज कर रहा हूँ सेट थ्योरी से, जो कि ग्रुप थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और न सिर्फ ग्रुप थ्योरी का, नॉर्मली वो जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपको सेट थ्योरी हमेशा आनी चाहिए, क्योंकि सेट थ्योरी का यूज़ स्टेप बाय स्टेप हर जगह होगा। इसीलिए आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके सेट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेट के बारे में। सेट, सबसे पहले हम बात करते हैं सेट के बारे में कि सेट होता क्या है। देखिए, नॉर्मली आप सभी को सेट के बारे में जानकारी है कि सेट होता क्या है, किसे सेट कहते हैं, मगर बीच में कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, कुछ टर्म समझ में नहीं आते हैं। तो मेरे आज के वीडियो लेक्चर के बाद ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें ये तो मालूम है कि सेट एक कलेक्शन होता है, क्योंकि सेट के बारे में हम क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं और अब तक पढ़ रहे हैं। तो सेट एक कलेक्शन होता है, बट सवाल ये उठता है कि हर तरीके के कलेक्शन को आप सेट कह सकते हो? क्या ये पॉसिबल है कि हर तरीके का कलेक्शन सेट हो? तो इसका जवाब है नहीं। और इसका जवाब नहीं क्यों है ये मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और मैंने उन 40 के 40 बच्चों से एक कलेक्शन मांगा। कलेक्शन कैसा कि भाई मुझे आप सब लोग एक कलेक्शन बना कर दो उन सारे सब्जेक्ट्स का जो कि आपके फेवरेट हैं, आपको पसंद है। क्लियर है? यानी कि मैंने आपको एक कलेक्शन बनाने को कहा उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स का जो कि आपको पसंद है। तो मैंने आपसे क्या कलेक्शन बनाने को कहा? मैंने आपसे कहा कि आप मुझे दो कलेक्शन ऑफ ऑल योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, ऑफ ऑल योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। ध्यान से समझना बात को, कलेक्शन ऑफ ऑल योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। क्लियर है? अब यहां पे देखो, क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, 40 के 40 स्टूडेंट्स का ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबको एक जैसे सब्जेक्ट्स पसंद हो। नहीं भाई, एक लड़का है वो कहता है कि सर मुझे तो हिंदी पसंद है, फिजिक्स पसंद है और मैथमेटिक्स पसंद है, बस इसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं। क्लियर है? दूसरा बच्चा है वो कहता है कि सर मुझे हिंदी तो पसंद है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी पसंद है, मगर मुझे फिजिक्स भी पसंद नहीं है, मैथ्स भी पसंद नहीं है। भाई अपनी अपनी चॉइस है। उसके बाद तीसरा स्टूडेंट है वो कहता है सर मुझे तो कुछ पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ ड्राइंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, इसकी भी बात मानी जा सकती है। यानी कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे हिंदी पसंद है, फिजिक्स पसंद है, मैथ्स पसंद है। दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जिसे हिंदी पसंद है, इंग्लिश पसंद है, फिजिक्स मैथ्स नहीं पसंद। और जो तीसरा स्टूडेंट है उसे तो कुछ भी नहीं पसंद है, उसे तो केवल ड्राइंग पसंद है। तो 40 के 40 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पसंद अपनी अपनी है, तो मुझे कलेक्शन भी तो 40 अलग अलग मिलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको सेम सब्जेक्ट्स पसंद हो, जैसे कि 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स मैथ्स पसंद हो, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि 40 के 40 बच्चों को एक जैसी ही चीज पसंद हो और या 40 के 40 बच्चों को एक जैसे ही सब्जेक्ट ना पसंद हो। यह पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब मैंने क्या करा,
मैंने उन्हीं 40 बच्चों से क्लास के एक कलेक्शन और बनाने को कहा, एक कलेक्शन और बनाने को कहा, और मैंने उस कलेक्शन में उनसे कहा कि भाई मुझे वो सारे सब्जेक्ट्स का कलेक्शन दो जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। फिर से बोलता हूं, मुझे एक ऐसा कलेक्शन बना के दो सब्जेक्ट्स का जो कि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। यानी कि मैंने कौन सा कलेक्शन मांगा? मैंने मांगा कलेक्शन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स which is involved in your syllabus, which is involved in your syllabus। ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो मैंने कलेक्शन बनाने को कहा है वो उन सब्जेक्ट्स का है जो कि उनके सिलेबस में इन्वॉल्व है। अब यहां पे अपनी चॉइस नहीं चलेगी, यहां पे लाइक डिसलाइक नहीं चलेगा। यहां पे 40 के 40 बच्चे मुझे वही कलेक्शन बनाकर देंगे जो कि उनके सिलेबस में इन्वॉल्व है। यानी कि चाहे एक लड़का बनाए, चाहे वो लड़की बनाए, चाहे वो लड़का बनाए, सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे वही कलेक्शन बना कर देंगे सब्जेक्ट्स का जो कि उनके सिलेबस में इन्वॉल्व है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक लड़का जो है मुझे दे रहा, पहले जो कलेक्शन बना रहा है उसमें वो पहले हिंदी को डाल दे, फिर इंग्लिश को डाल दे, फिर मैथ्स को डाल दे, फिर फिजिक्स को डाल दे, और फिर केमिस्ट्री को डाल दे। ऐसा हो सकता है। और हो सकता है जो दूसरा लड़का मुझे बनाकर दे वो क्या करे, वो पहले हिंदी ना रख के पहले इंग्लिश रख ले, ठीक है, पहले उसके बाद हिंदी रख ले, उसके बाद फिजिक्स रख ले, उसके बाद मैथ्स रख ले, उसके बाद केमिस्ट्री रख ले। ऐसा भी हो सकता है। मगर कलेक्शन तो एक ही है, चाहे आप सब्जेक्ट्स को इधर उधर कर दो, उससे कलेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये कलेक्शन अलग है, ये कलेक्शन अलग है। केवल हमने सब्जेक्टों को ही तो आगे पीछे कर दिया, सब्जेक्ट तो सारे वही हैं जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। तो अब कहानी समझ में आई। अब इस स्टोरी का मॉरल समझिए। मॉरल क्या है कि मैंने क्लास के बच्चों को 2 कलेक्शन बनाने को कहा। पहले कलेक्शन में तो मैंने उन्हें आज़ादी दे दी। आज़ादी कैसे दे दी कि भाई मुझे कलेक्शन चाहिए उन आपके सारे फेवरेट सब्जेक्ट का। आपको आज़ादी है, जो पसंद हो वो डालो, जो पसंद नहीं है वो बाहर निकाल दो, ठीक है। जो दूसरा वाला कलेक्शन है उसमें मैंने आपको आज़ादी नहीं दी। उसमें मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे एक ऐसा कलेक्शन चाहिए जो कि उन सब्जेक्ट्स का हो जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। तो अब यहां पे आपको पसंद हो ना पसंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्शन में आप वो सारे सब्जेक्ट्स डालोगे जो कि आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। क्लियर है? अब देखो, यहां पे जो पहला वाला कलेक्शन है उसमें जो 40 बच्चे बना के देंगे वो अलग अलग होगा, मगर सेकंड वाले कलेक्शन में जो 40 के 40 बच्चे देंगे वो 40 के 40 कलेक्शन एक जैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने एक कंडीशन भी लगा दी है कलेक्शन के साथ कि यहां पे वही सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, और ये कंडीशन पहले वाले कलेक्शन में नहीं थी। क्लियर है? तो ये जो पहला वाला कलेक्शन है ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कलेक्शन के साथ में कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, सेकंड कलेक्शन में है। तो सेट की लैंग्वेज में ये जो बच्चों कंडीशन है, इस कंडीशन को सेट की लैंग्वेज में कहते हैं वेल डिफाइंडनेस। क्या कहते हैं? वेल डिफाइंडनेस। यानी कि ये जो कंडीशन मैंने इस कलेक्शन के साथ में जोड़ दी, सेट की भाषा में इसे कहते हैं वेल डिफाइंडनेस। वेल डिफाइंडनेस का मतलब है कि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है कि इस कलेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे और कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे। मतलब आप
पूरी तरीके से क्लियर हो कि भाई इसमें ये वाले एलिमेंट्स आएंगे कलेक्शन में और ये वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो सेट की लैंग्वेज में इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं वेल डिफाइंडनेस। क्या कहते हैं? वेल डिफाइंडनेस। क्लियर है? अब देखिए, अब सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेट क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन जिसके साथ में कंडीशन अप्लाई होती है और उस कंडीशन को हम सेट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वेल डिफाइंडनेस। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि सेट जो होता है वो एक इस तरीके का कलेक्शन होता है बच्चों, जिसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमेशा डिस्टिंक्ट होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि एक बार जो सेट के अंदर एलिमेंट आ गया वो दोबारा से उस सेट के अंदर रिपीट नहीं हो सकता। क्लियर है? यानी कि जो एलिमेंट एक बार आया है वो एक ही बार रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको दोबारा से लिख दो। हो गया? चलिए, अब हम चलते हैं सेट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे, यानी कि सेट को मैथमेटिकली किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अब आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। देखिए, ध्यान से समझिएगा। आ डिस्टिंक्ट कलेक्शन of well defined elements या ऑब्जेक्ट्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स अलग हैं और ऑब्जेक्ट्स अलग हैं। एक एक डाउट को क्लियर कर लीजिए। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर के बाद में सेट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए और रहेगा भी नहीं। अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इज कॉल्ड सेट। क्लियर है? देखिए, अ डिस्टिंक्ट का भी मतलब बताया, एक एलिमेंट एक बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब कंडीशन। हर कलेक्शन में कंडीशन या प्रॉपर्टी डिफाइंड होगी और उस प्रॉपर्टी या उस कंडीशन को सेट की भाषा में वेल डिफाइंडनेस कहते हैं। अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्लियर है? अब यहां पे जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था प्रैक्टिकली, उसके ही बेसिस पे एक रिमार्क और लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टार करके एक रिमार्क लिख लीजिए कि हर सेट एक कलेक्शन होता है, मगर हर कलेक्शन सेट नहीं होता। उदाहरण मैंने अभी आपको दिया है सब्जेक्ट्स का। जो मैंने पहले वाले कलेक्शन स्टूडेंट से मांगा कि भाई मुझे कलेक्शन बनाकर दो अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स का, तो जो मुझे अलग अलग कलेक्शन मिले, कलेक्शन वो भी था पर सेट नहीं था। जबकि दूसरा जो कलेक्शन मैंने बच्चों को बनाने को कहा, उसमें मैंने कहा कि भाई मुझे कलेक्शन बना के दो उन सारे सब्जेक्ट्स का जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व हैं। वो सेट था क्योंकि उस कलेक्शन में एक वेल डिफाइंडनेस थी, एक कंडीशन अप्लाई हो रही थी कि मुझे वही सब्जेक्ट्स चाहिए जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। तो क्या हो जाएगा कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन। हर सेट एक कलेक्शन होता है, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज अ सेट, या एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, इज नॉट अ सेट। क्लियर है? हर सेट एक कलेक्शन होता है, मगर हर कलेक्शन सेट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है? अब ये तो हो गई सेट की
एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाया है कि सेट क्या होता है, और मुझे मालूम है आपको ये अब क्लियर हो चुका होगा एटलीस्ट कि सेट कहते किसको हैं और किसको नहीं कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है, किस तरह से लिखते हैं हम सेट को। तो देखिए मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, मुझे एक सेट चाहिए सारे नेचुरल नंबर्स का जो या तो 5 हो या 5 से कम हो, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल्स टू 5। क्लियर है? यानी कि मुझे सेट चाहिए वो सारे नेचुरल नंबर्स का जो या तो 5 हो या 5 से कम हो। अब देखो कौन से ऐसे नेचुरल नंबर होंगे, जाहिर सी बात है 1 होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ये हो गया 5। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 2 3 4 5। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम अलग अलग करते हैं कॉमा से। कैसे करते हैं? कॉमा से। ठीक है, उसके बाद में ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम बंद कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट में। कैसे बंद कर देते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका सेट को लिखने का तरीका, यानी कि सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको सेपरेट हम कॉमा से करते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, कुछ बुक्स में इसको एलिमेंट्स कहते हैं, कुछ बुक्स में इनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और कुछ में इसको मेंबर्स कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। एक एक डाउट को आज क्लियर कर लो। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एलिमेंट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या फिर मेंबर्स कहते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है, अलग कुछ भी नहीं है। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यह बात आप समझ लें। चाहे आप इसको ए से डिनोट करो, चाहे बी से डिनोट करो, चाहे सी से डिनोट करो, किसी से भी डिनोट करो, मगर डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यह होता है आपका सेट को लिखने का तरीका। सेट कैसे लिखा जाता है? हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है। सेट में जो एलिमेंट्स है वो बाइफरगेट कॉमा से होते हैं और उसको डिनोट कैसे किया जाता है? किसी भी कैपिटल लेटर के साथ। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या जो सेट के मेंबर्स होते हैं, अगर मैं उनकी पोजीशन बदल दूं तो उससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं या जो उसके मेंबर हैं उनकी पोजीशन को बदल दो। मतलब मान लो अगर मैं इसी सेट को इस तरह से लिखूं 2 3 और उसके बाद में लिख दूं 1, उसके बाद में लिख दूं 4, उसके बाद में लिख दूं 5। क्लियर है? अच्छा, या फिर मैं इस सेट को ऐसे लिखूं, मान लो मैंने पहले लिख दिया 2 3, उसके बाद फिर मैंने 4 कर दिया, फिर मैंने 5 कर दिया, फिर मैंने 1 कर दिया। तो स्टूडेंट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि ये तीनों सेट अलग अलग है, नहीं, ये तीनों सेट एक ही हैं, बस मैंने एलिमेंट की पोजीशनों को इधर उधर किया है, इससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों एक ही सेट हैं, ये तीनों ही इक्वल हैं।
ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों इक्वल है। ऐसा नहीं है कि ये सेट अलग है, ये सेट अलग है या ये सेट अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने सेट में बस एलिमेंट की पोजीशन इधर उधर करी है, सेट वही है। मगर सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट या सेट का मेंबर रिपीट नहीं करता। अगर रिपीट कर रहा है तो वो सेट नहीं होगा। मतलब मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा, मैंने क्या लिखा, एक सेट लिखा इस तरीके का सेट, देखो 1 2 3 और मैंने फिर 1 लिख दिया, 4 5। तो स्टूडेंट्स ये सेट नहीं होगा, इसको कर्ली ब्रैकेट बना लो, ये सेट नहीं होगा क्योंकि यहां पे 1 2 बार रिपीट हो रहा है। या फिर मान लो मैंने एक सेट और लिखा 2 3 4 2 3, ये भी सेट नहीं होगा क्योंकि यहां पे 2 और 3 2 बार रिपीट हो रहा है। यहां पे 2 और 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये भी सेट नहीं होगा। यहां पे 1 2 बार रिपीट हो रहा है, ये भी सेट नहीं होगा। और एक सेट और बना दूं, मान लो तुमने लिख दिया 1 1 1 2 2 2 3 4, ये भी सेट नहीं होगा। यानी कि एलिमेंट हमेशा एक बार आना चाहिए, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, वही सेट होता है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गई सेट की पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स के बारे में जो जब तक आप सेट थ्योरी पढ़ोगे उसमें तो यूज होंगे, मैथमेटिक्स में भी वो यूज होंगे और हर स्टेप पे यूज होंगे। तो उन सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और स्पेशली जब आप सेट थ्योरी पढ़ो। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं उन सिंबल्स के बारे में और उनके मीनिंग्स के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड सिंबल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल्स। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टैंडर्ड सिंबल आता है ये, दिखने में ई लग रहा है पर ई नहीं है, ठीक है। तो क्या है? तो ये जो है एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। यानी कि मैं किसी क्लास में पढ़ता हूं तो मैं इस क्लास में बिलोंग करता हूं, मैं इस फैमिली में रहता हूं तो इस फैमिली में मैं बिलोंग करता हूं, यानी इस फैमिली का मेंबर हूं, इस क्लास का मेंबर हूं, तो उसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि मैं इस चीज का पार्ट हूं, है ना। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इज अ मेंबर ऑफ। क्लियर है? तो इसका मतलब होता है एप्सिलॉन, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखो बिलोंग्स टू, उसके बाद में एक सिंबल और होता है जो इसी से रिलेटेड होता है, ई बनाया और काट दिया, काट दिया, ठीक। इसका मतलब क्या है? सिंपल, अगर ये बिलोंग्स टू है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि मैं यहां का मेंबर नहीं हूं, मैं इस क्लास का स्टूडेंट नहीं हूं तो मैं इस क्लास को बिलोंग नहीं करता, मैं इस फैमिली का सदस्य नहीं हूं तो मैं इस फैमिली को बिलोंग नहीं करता, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब थोड़ा इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 और 5, ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे एक सेट दे रखा है।
अब बताओ, 3 इसका एलिमेंट है यानी 3 इसका मेंबर है, तो मैं इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 3 बिलोंग्स टू ए। कैसे लिखूंगा? 3 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 इसका एलिमेंट है, 3 इसका मेंबर है। मगर क्या 6 इसका मेंबर है? नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा? 6 काट दो, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है? डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 6 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो 6 इसका मेंबर भी नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 इसका मेंबर है, 3 इसका एलिमेंट है, तो 3 बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये तो 2 सिंबल्स थे, पर अभी कहानी तो खत्म नहीं हुई, सिंबल्स और भी हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। थर्ड, क्लियर है? इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। उल्टा है, ठीक है? क्या मतलब है इसका? ये भी एक ग्रीक अल्फाबेट है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉर एवरी, फॉर एवरी। और कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, फॉर ऑल। दोनों का मतलब सेम होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे फॉर एवरी हो चाहे फॉर ऑल हो, एक ही चीज है। उसके बाद में फोर्थ पे आते हैं, ये तो फॉर एवरी हो गया, ये फॉर ऑल हो गया। उसके बाद में फोर्थ पे आते हैं। अब देखिए फोर्थ में क्या है? उल्टा ही। दिखने में अजीब सा लग रहा है, ग्रीक अल्फाबेट है। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यानी कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है फिफ्थ, चाहे आप 2 डॉट बना दो या आप एक वर्टिकल लाइन खींच दो, एक डंडा खींच दो। इसका मतलब होता है स्टूडेंट सच डेट। क्या होता है? सच डेट। क्लियर है? तो ये जो 5 सिंबल्स हैं, इनके मीनिंग और ये यूज कहां होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? जैसे जैसे यूज होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा यूज जो है वो आपका एक तो एप्सिलॉन का होगा, यानी बिलोंग्स टू का, या डज नॉट बिलोंग्स टू का, या फिर सच डेट का। इनका भी यूज होगा बट थोड़ा सा आगे जाके। लेकिन पता आपको ये सारे के सारे होने चाहिए, पता आपको ये सारे होने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, और ये यूज कैसे होते हैं ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब ये तो होगा स्टैंडर्ड सिंबल्स। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को हम किस तरह से दिखाते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पूरी सेट थ्योरी में सेट को रिप्रेजेंट करने के केवल 3 मेथड होते हैं, और वो कौन से 3 मेथड हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? आ जाओ। मैं फिर से बोल दूं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अपनी इस नॉलेज को अपने पास तक सीमित मत रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उनके भी डाउट्स क्लियर हो। चलो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें अक्सर कर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो ये मैं आपको बता दूं
कि सेट को रिप्रेजेंट करने के केवल 3 तरीके होते हैं, 3 के अलावा नहीं होता कोई भी। वो कौन कौन से वो अब देखते हैं। देखो, पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, या फिर आप इसको टेब्यूलर फॉर्म भी कह सकते हो, यानी कि रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है। दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म भी आप इसे कह सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर आप इसे प्रॉपर्टी फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म का हो या प्रॉपर्टी फॉर्म का हो, एक ही बात है। और उसके बाद तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन फॉर्म। कौन सी फॉर्म? विजुअलाइजेशन फॉर्म। क्लियर है? तो यहां पे देखिए, रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म, और विजुअलाइजेशन फॉर्म, केवल ये 3 ही स्टूडेंट्स सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म होती हैं। ठीक है। अब बात को समझो। यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली वाली फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड वाली फॉर्म डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम थर्ड वाली फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये जो रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म है, ये बहुत सिंपल फॉर्म होती है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है। सबसे पहली बात, इसके नाम से ही इसका मतलब समझते हैं। देखो, यहां पे लिखा हुआ है टेब्यूलर फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसमें हम सेट के एलिमेंट को टेबल की फॉर्म में डिफाइन कर सके। मतलब हर एक एलिमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो अगर, तो आप उस एलिमेंट को, मतलब सॉरी, उस सेट को आप टेब्यूलर फॉर्म कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैंने एक सेट बनाया, इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट डाले 2 3 4 5, या इस तरह का सेट ले लो आप, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ये सेट है। अब क्या है, इस सेट के अंदर मैंने हर एक एलिमेंट को डिफाइन किया है, एक्सप्रेस किया है। तो ये जो सेट है, ये है टेब्यूलर फॉर्म का एक एग्जांपल, यानी कि मैंने सेट को टेबल की फॉर्म में लिखा और हर एक एलिमेंट को मैंने डिफाइन किया है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेब्यूलर फॉर्म। बात क्लियर हो गई? जैसे कि एक एग्जांपल और ले लीजिए, टेब्यूलर फॉर्म का ये, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स होते हैं उसका एक सेट बना कर दो। ठीक है। तो आपने क्या किया, कौन से वॉवेल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स होते हैं। तो आपने क्या करा, इसका एक सेट बनाया और इस सेट के अंदर हर एक वॉवेल को आपने मुझे डिफाइंड करके दे दिया। ठीक है। हर एक वॉवेल को आपने एक्सप्रेस किया, टेब्यूलर फॉर्म में किया है, टेबल की फॉर्म में किया है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके टेब्यूलर फॉर्म के, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें आप हर एलिमेंट को डिफाइन कर सको। अब जरा प्रैक्टिकली एक चीज को समझो, यहां तो फाइनाइट सेट था। फाइनाइट सेट का मतलब ये जो सेट थे, इसका आपको स्टार्टिंग एलिमेंट भी मालूम था और भैया एंड वाला एलिमेंट भी मालूम था। तो आपने इसको हर एक एलिमेंट को मुझे डिफाइन करके दे दिया। मगर मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक ऐसा सेट कहूं जिसमें आपको स्टार्टिंग का एलिमेंट पता हो और एंड आपको पता ही नहीं है कि इसका एंड कहां है, तो क्या आप वहां पे हर एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हो? नहीं। या आपको एक ऐसा सेट बनाने को कहा जाए जिसमें आपको ना स्टार्टिंग का पॉइंट पता है ना एंड का पॉइंट पता है, क्या वहां आप हर एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वहां पे ये जो टेब्यूलर फॉर्म है ये फेल हो जाएगी।
फेल क्यों होगी? लिखने को आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक ऐसा सेट मैं आपको दे दूं जिसमें आपको स्टार्टिंग का एलिमेंट पता है और एंड का एलिमेंट नहीं पता, तो आप लिख सकते हो, मगर हर एलिमेंट को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे चाहिए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे चाहिए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का मुझे सेट चाहिए, ठीक है। तो कौन से होंगे एलिमेंट्स इसके अंदर, कौन से एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स बताएं जरा। देखिए इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 होगा, वो 4 होगा, वो 6 होगा, वो 8 होगा, वो 10 होगा, वो 12 होगा। और कहां तक जाएंगे पता नहीं साहब, कहां तक जाएंगे, मुझे तो स्टार्टिंग का पॉइंट दिख रहा है 2 एंड, पता ही नहीं है कहां तक जाएंगे। तो जब मुझे ये पता नहीं है तो मैं हर एलिमेंट को तो डिफाइन नहीं कर सकता। अब लिखने को तो आप इसको भी टेबुलर फॉर्म में ही आपने लिखा हुआ है, ये टेबुलर फॉर्म ही है, मगर यहां पे आप हर एलिमेंट को तो डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तो टेब्यूलर फॉर्म, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि टेब्यूलर फॉर्म वहां पे ज्यादा यूजफुल होती हैं जहां पे हमें सेट का स्टार्टिंग एलिमेंट और एंड वाला एलिमेंट दोनों पता हो, क्योंकि वहां हर एलिमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। मगर जहां पे स्टार्टिंग का एलिमेंट नहीं पता, या स्टार्टिंग का पता और एंड का नहीं पता, या स्टार्टिंग और एंड दोनों का नहीं पता, तो वहां पे टेब्यूलर फॉर्म से डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि, या फिर आपके ऊपर किसी ने कोई पेनल्टी नहीं लगा देनी है कि नहीं साहब इसको तो टेब्यूलर फॉर्म में आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हर एलिमेंट को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। सॉरी, रोस्टर फॉर्म नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। हाँ जी, सेकंड फॉर्म कौन सी है आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म और या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले जो आपको टेब्यूलर फॉर्म में एक एग्जांपल दिया था, उसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताऊंगा, ठीक है। देखिए उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने टेब्यूलर फॉर्म में एक सेट बनाया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाले 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स उसके अंदर डाले। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो सेट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नेचुरल नंबर है? 5 के बराबर है या 5 से कम है, मगर है सारे नेचुरल नंबर्स। अब इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखूं तो कैसे लिखा जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। a इज इक्वल्स टू, देखो मुझे ऐसा x चाहिए सेट के अंदर, मुझे ऐसा x चाहिए सेट के अंदर, 2 बिंदियां खींची, किसका सिंबल है? सच डेट का। मुझे एक ऐसा x चाहिए सेट के अंदर सच डेट कि x जो है स्टूडेंट्स वो या तो 5 हो या 5 से कम हो, और कैसा हो? एक नेचुरल नंबर हो, यानी कि x जो है वो बिलोंग करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। अभी मैंने आपको साइन बताया था बिलोंग्स टू का एप्सिलॉन। देखो मुझे इस सेट के अंदर ऐसा x चाहिए जो या तो 5 हो या 5 से कम हो और x बिलोंग करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर x एक नेचुरल नंबर है और 5 या 5 से कम है तो यही सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो यही सेट लिखा जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि ये जो सेट है इसमें मैंने सेट के हर एलिमेंट को डिफाइन नहीं किया, बल्कि सेट में
एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइंड किया, यानी कि इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो कैसे हो, 5 या 5 से कम हो और एक नेचुरल नंबर हो। तो ये हो गई प्रॉपर्टी, यानी मैंने सेट में एलिमेंट्स डिफाइन नहीं किए, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। क्लियर है? तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म क्यों कहते हैं? इसको सेट बिल्डर फॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मुझे दे रखी है इससे मैं सेट को बिल्ड करूंगा, यानी कि सेट को बनाऊंगा। और प्रॉपर्टी फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे मैं सेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता हूं, ना कि एलिमेंट्स को डिफाइन करता हूं। जबकि टेब्यूलर फॉर्म में हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते हैं। एक एक डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहां पे हमने प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है और यहां पे यहां पे हमने एलिमेंट्स को डिफाइन किया और यहां पे हमने प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा हम क्या डिफाइन करते हैं? सेट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं सेट बिल्डर फॉर्म का, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लो मुझे एक सेट चाहिए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो देखो, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि सेट चाहिए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो देखो, मुझे एक ऐसा सेट ए चाहिए जिसके अंदर ऐसे x मौजूद हो सच डेट कि x किसके बराबर हो जाए? x बराबर हो स्टूडेंट्स 2n के इक्वल, एंड n किस में बिलोंग करे? n बिलोंग करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। यानी कि मुझे ऐसा x चाहिए जिसमें x बराबर हो 2n के और n बिलोंग करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। अब आप इसमें नेचुरल नंबर रखते जाओ, आपको x की इवन वैल्यूज मिलती जाएंगी, यानी इवन नेचुरल नंबर मिलते जाएंगे। x को 1 रखोगे, अगर मान लो आप n को 1 रखते हो तो x कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर आप n को 2 रखते हो तो x कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर आप n को 3 रखते हो तो x कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर आप n को 4 रखते हो तो x कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। यानी कि आप n नेचुरल नंबर्स को रखते जाओगे, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, x आपको इवन नेचुरल नंबर मिलते जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो फॉर्म है इसको भी हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहां पे भी मैंने प्रॉपर्टी को डिफाइंड किया है, एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। एक एग्जांपल और ले सकते हैं क्लियर करने के लिए, वन एंड लास्ट एग्जांपल, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, मुझे सेट चाहिए ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। भैया पहले इवन लिए थे, अब ऑड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर, क्यों? क्योंकि हमें तो आ गई सर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आ गया है तो सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर को कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताओ। देखो, जब तक मैं लिखता हूं, एक सेट है, मुझे सेट चाहिए ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, यानी मुझे सेट के अंदर ऐसा x चाहिए सच डेट कि जो x है वो किसके बराबर हो? वो हो 2n-1 के, और जहां पे n क्या हो? n बिलोंग करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। काम खत्म। यानी x ऐसा मुझे चाहिए सच डेट कि x इक्वल हो 2n-1 की और n बिलोंग करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो, n को रखो 1 तो x क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा 1, क्योंकि 2-1 1। n को रखो 2 तो x क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा 3, क्योंकि 4-1 3। n को रखो 3 तो x क्या मिल जाएगा? 6-1 5, अप टू सो ऑन। क्लियर है? ये भी एक एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म का, और मुझे मालूम है अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, जो कि है विजुअलाइजेशन फॉर्म। कौन सी है? विजुअलाइजेशन फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और बहुत सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल यही है। हालांकि मेरे वीडियो लेक्चर के बाद सिंपल तो सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी
देखिए विजुअलाइजेशन फॉर्म, तीसरी फॉर्म होती है विजुअलाइजेशन फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लो मैंने एक सेट को टेब्यूलर फॉर्म में लिखा, टेब्यूलर फॉर्म में लिखा 1 2 3 4 और 5। अब स्टूडेंट्स ये जो टेब्यूलर फॉर्म में मैंने सेट लिखा है इसको ही मैं विजुअलाइजेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा कि भैया मैंने क्या करा, एक क्लोज्ड लूप बना दिया, सर्कल टाइप का एक क्लोज लूप बना दिया, ठीक है, जो चारों तरफ से बंद है। इस लूप के अंदर मैंने इन एलिमेंट्स को डाल दिया, लो हो गया 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो सेट ए है, चाहे इसको यहां लिख लो, चाहे यहां लिख लो, चाहे यहां लिख लो, डिनोटेशन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है विजुअलाइजेशन फॉर्म, मतलब एलिमेंट्स को विजुअलाइज करना, मतलब विजुअलाइज तरीके से दिखाना। यानी कि ये मैंने क्लोज्ड लूप ले लिया और इसके अंदर इन्हीं एलिमेंट्स को डाल दिया, ये हो गया विजुअलाइजेशन फॉर्म, काम खत्म। क्लियर है? तो ये होती है आपकी विजुअलाइजेशन फॉर्म। तो ये 3 तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, और आपको मुझे मालूम है तीनों तरीके अब बहुत ही आसानी से समझ में आ चुके होंगे आपके दिमाग में, अब कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कि सेट के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरीके के सेट होते हैं। ठीक है, देखिए तो स्टूडेंट्स जब भी टाइप्स ऑफ सेट की बात आती है तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें, देखिए टाइप्स ऑफ सेट। तो देखिए सबसे पहली बात, बेसिकली 2 तरह के सेट होते हैं अगर टाइप्स ऑफ सेट की बात की जाए तो। पहला होता है आपका फाइनाइट सेट। कौन सा सेट होता है? फाइनाइट सेट। और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। अब इसको बड़े आसान भाषा में समझो। देखो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, सबसे पहली बात फाइनाइट सेट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स फाइनाइट सेट होता है एक ऐसा सेट जिसमें आपको स्टार्टिंग का पॉइंट भी पता हो और एंड का भी पता हो, बस वही होता है फाइनाइट सेट। जिसमें आपको शुरुआत का पॉइंट पता हो, यानी शुरुआत का एलिमेंट पता हो और अंत वाला एलिमेंट पता हो। अगर आपको ये दोनों एलिमेंट पता है तो वो कहलाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है। और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? इसका अपोजिट मान लो, जिसमें आपको स्टार्टिंग का पॉइंट पता हो एंड का नहीं पता, या जिसमें आपको एंड का पता हो स्टार्टिंग का नहीं पता, या ऐसा सेट जिसमें आपको ना स्टार्टिंग का पता है ना एंड का पता है, ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? तो अगर मैं मान लो फाइनाइट सेट का एग्जांपल लूं तो बहुत सारे एग्जांपल है। मान लो मैंने एक ले लिया, मैंने एक सेट लिया और सेट में मैंने बनाया 1 2 3 4 5, ये एक फाइनाइट सेट है, 5 एलिमेंट्स हैं। एक सेट का एग्जांपल और लेते हैं, इसमें 1 2 3 अप टू कहाँ तक है? 99 तक है। एलिमेंट ज्यादा है मगर स्टार्टिंग और एंड का पॉइंट हमें मालूम है, तो मालूम है तो ये फाइनाइट सेट ही होगा। क्यों? स्टार्टिंग का पॉइंट मालूम है और एंड का पॉइंट मालूम है। ठीक है। मगर अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये इनफाइनाइट सेट की, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो आपको दे रखा है 1 2 3, अब स्टार्टिंग का पॉइंट मालूम है 1, एंड कहाँ हो रहा है कुछ नहीं मालूम। या फिर मान लो मैंने एक ऐसा दे दिया -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। तो अब देखो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? -2, और एंड कहाँ पे हो रहा है मालूम नहीं है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो एक एलिमेंट मालूम है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है या वो मालूम है एंड कहाँ पे हो रहा है, मगर एक पोर्शन नहीं मालूम कि भाई स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, ये मालूम है, एंड का पता नहीं, ये एंड मालूम है, ये स्टार्टिंग का पता नहीं। तो उस कंडीशन में ऐसे सेट को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब मैथमेटिक्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड सिंबल से डिनोट किए जाते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, तो सबसे पहले हम उन स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी पता होना बहुत जरूरी है। हालांकि आधे से ज्यादा आपको पता होगा, लेकिन फिर भी डिस्कस करना जरूरी है। देखिए, देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स की बात करें अगर, स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स की अगर मैं बात करूं तो देख, पहला होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हमेशा हम बच्चों ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे? इसके अंदर 1 से शुरू होगा, 2, 3 और एंड हमें पता ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट आपको पता हो, दूसरा पॉइंट आपको ना पता हो। तो देखो, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है 1, एंड कहां हो रहा है कुछ नहीं पता, तो ये आपका हो गया एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। स्टैंडर्ड एग्जांपल है ये, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद में सेट ऑफ इंटीजर, ना शुरू पता ना अंत पता, शुरू कहां होगा ये भी नहीं पता, एंड कहां होगा ये भी नहीं पता, इनफाइनाइट सेट है। देखिए, -2, -1 और 0, 1, 2, ना एंड पता ना स्टार्टिंग पता, दोनों ही नहीं पता। तीसरा, सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसा होता है? इसके अंदर P/Q टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, P/Q टाइप के, जिसमें स्टूडेंट्स P और Q दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। और Q कैसा होता है? Q होता है नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे Q 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए हमेशा Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और P और Q तो इंटीजर होते ही होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, कई बच्चों को यहां पे डाउट हो जाता है, यहां पे डाउट होता है। और कैसा डाउट होता है? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर के डेनोटेशन में। तो देखो, ये जो C है ये होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ये है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि मैंने क्या किया, जितने भी रियल नंबर का सेट था उसमें से रेशनल नंबर निकाल दिए, निकलो भैया। ठीक है, तो जब निकल गए तो बचे क्या? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इसका डिनोटेशन ये भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखें, कई बुक्स में इस तरह से दे रखा होता है, कुछ बुक्स में इस तरह से दे रखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रेशनल नंबर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल दिया तो क्या बचा? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? उसके बाद में फिफ्थ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर हमेशा बनता ही सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से मिलकर, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। यूनियन का क्या मतलब है कि इस सेट के अंदर सेट ऑफ रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, उसको यूनियन से डिनोट कर दिया, काम खत्म। तो सेट ऑफ रियल नंबर हमेशा सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से ही मिलकर बनता है, अलग अलग नहीं बनता। बात क्लियर हो गई? अब आगे देखिए। अब ये तो हो गया सेट ऑफ रियल नंबर का एग्जांपल। तो इसके अलावा एक और होता है, वो होता है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर कुछ नहीं होता है, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 और इन्वॉल्व कर दो, बन गया सेट ऑफ होल नंबर। यानी कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर तुमने इसमें 0 इन्वॉल्व कर दिया तो वो सेट ऑफ होल नंबर हो गया। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे, इसको कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर, काम खत्म। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सेट के स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है। कैसे एग्जांपल है? स्टैंडर्ड, और इसीलिए इनको डिनोट भी स्टैंडर्ड सिंबल से करते हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, वो डाउट क्या होगा कि सर ये बताइए कि ये आपने डबल डंडे क्यों खींच दिए? ये R में डबल डंडा, N में डबल डंडा,
जेड में डबल डंडा, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टैंडर्ड सिंबल एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ये नॉर्मल अल्फाबेट जो होते हैं इंग्लिश के उनसे थोड़ा सा अलग हटके दिखे, ताकि हमें पता लगे कि ये जो है स्टैंडर्ड सिंबल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। यहाँ पे डबल डंडा इसीलिए खींचा है ताकि जो नॉर्मली जेड यूज होता है रेगुलर वे में उससे ये थोड़ा अलग हटके दिखे, ताकि हमें पता लग जाए कि ये सेट ऑफ इंटीजर का ही सिंबल है। उसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर लिखा है, बस काम खत्म। इतना सा डाउट था। ठीक है, तो अब ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं, अब देखिए, अब हमने बात करी फाइनाइट सेट के बारे में, इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेट में अब दो इंपॉर्टेंट सेट्स और हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला सेट है आपका एम्प्टी सेट। तो पहले एम्प्टी सेट के बारे में बात कर ले, फिर आगे करते हैं। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, और इस सेट का जो नाम है एम्प्टी सेट, अगर इसके वर्ड से ही हम इसका मीनिंग निकालें तो भी इसका मीनिंग निकल आएगा। देखो, एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली, खाली डब्बा, कुछ नहीं है अंदर। तो एम्प्टी का मतलब यह है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। क्लियर है? बस यही होता है एम्प्टी सेट। इस वीडियो के बाद में आपके पास अब कोई डाउट नहीं बचेगा सेट थ्योरी से रिलेटेड। फिर मैं आपको बता दूं, चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, चैनल अगर वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक करो, नीचे कमेंट करो, कोई भी डाउट हो तुरंत नीचे कमेंट करो, और इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि आपके साथ उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब देखिए, अब ये वाला पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेट होता है एम्प्टी सेट। तो मैंने जैसे आपको बताया, एम्प्टी का मतलब है खाली, खाली बाल्टी, खाली डब्बा, खाली कुछ भी हो वो एम्प्टी है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी कहते हैं, यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, अब सुनो, एम्प्टी सेट के दो नाम और होते हैं। पहला एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा वॉइड सेट। क्या, कौन सा सेट? वॉइड सेट। और तीसरा होता है स्टूडेंट्स नल सेट। ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही हैं, है ना। इनको अलग अलग समझने की गलती मत करना, ये तीनों इक्वल हैं, यानी ये तीनों एक हैं। चाहे आप एम्प्टी सेट का हो, चाहे आप वॉइड सेट का हो, चाहे आप नल सेट करो, तीनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। अब इसको समझो थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से। देखो, मैंने एक कलेक्शन बनाने को कहा और उस कलेक्शन की कंडीशन ये है कि उसकी कोई भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो जाहिर सी बात है उस कलेक्शन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूं, मैंने कलेक्शन बनाने को कहा और उस कलेक्शन में मैंने ऐसी कंडीशन लगाई जो कोई भी सेट या कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो कलेक्शन कैसा रहेगा? खाली रहेगा। ठीक है, अब देखो एम्प्टी सेट के एग्जांपल। देखो, मान लो मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, सेट बनाया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, ये याद रखना। इस सेट के अंदर मुझे ऐसे एक्स चाहिए, यानी ऐसे एलिमेंट्स चाहिए सच डेट कि भाई एक्स जो हो वो 1 से तो देखो छोटा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि साहब एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। क्या ये संभव है? क्या मैथमेटिक्स की दुनिया में ये संभव है कि एक्स बिलोंग करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में और 1 से छोटा हो? भैया, नेचुरल नंबर का सेट तो शुरू ही 1 से होता है, तो जब शुरू 1 से होता है तो ये सेट में ऐसे कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं सकता जो नेचुरल नंबर भी और 1 से छोटा भी हो, तो ये सेट जो है खाली रहेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन जो ऐसी कंडीशन को अप्लाई करे जो कोई एलिमेंट सेटिस्फाई ना कर पाए, तो उस कलेक्शन के अंदर एक भी एलिमेंट आ ही नहीं सकता। अब देखो दूसरा एग्जांपल, मान लो मैंने एक सेट लिया, ठीक है। अब इस सेट के अंदर भाई मुझे ऐसा एक्स चाहिए जो बिलोंग करे सेट ऑफ रियल नंबर में। किसमें बिलोंग करे? सेट ऑफ रियल नंबर में। इसके साथ ही साथ
कॉमा वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यह संभव है? यानी कि क्या यह संभव है कि सेट ऑफ एक्स बिलोंग करे सेट ऑफ रियल नंबर में और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे? भाई एक बात बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, एक्स प्लस आई, इसको आप ब्रेक करोगे तो एक्स माइनस आई इज इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, i और माइनस आई, तो ये तो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ये भी एक एग्जांपल है आपका एम्प्टी सेट का। क्लियर है? तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि एक ऐसा कलेक्शन जो ऐसी कंडीशन को डिफाइन करे जो कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। ऐसे सेट को कहते हैं हमेशा एम्प्टी सेट। क्लियर है? अब दूसरे सेट की बात कर लें। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि एम्प्टी सेट को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली यही दो तरीके हर बुक में इस्तेमाल होंगे। इसको मिटा दूं, देखो एम्प्टी सेट को या तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, खाली सेट, कुछ नहीं है अंदर, हवा है बस, और या फिर हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसको हम कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई, ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है? तो यही दो तरीके का डिनोटेशन होता है एम्प्टी सेट में, पहली बात। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जो टाइप्स ऑफ सेट में, वो है आपका सिंगलटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। अब देखो इसको भी इसके नाम से ही समझते हैं। सिंगलटन सेट, इसके नाम से ही समझते हैं। सिंगलटन का मतलब, सिंगल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, या फिर इसको प्रैक्टिकली समझे तो एक ऐसा कलेक्शन जो ऐसी कंडीशन को डिफाइन कर रहा है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई कर पा रहा है और कोई कर ही नहीं पा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, सेट फिल्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, ये याद रखना, एक्स सच डेट, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, सच डेट कि भाई एक्स जो हो वो ग्रेटर देन तो 0 हो। ठीक है? और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो भाई ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करे और x ग्रेटर देन 0 भी हो, तो भाई ऐसा तो x की एक ही वैल्यू हो सकती है, वो है 2, -2 तो हो ही नहीं सकता। तो इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, केवल एक आएगा, वो है 2, और तो कोई होना। क्लियर है? एक ही एलिमेंट आएगा 2, और कोई नहीं हो सकता। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आए, ऐसे सेट को कहते हैं हम सिंगलटन सेट। क्लियर है? अब ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो हमने कौन कौन से पढ़े स्टूडेंट्स? पहला हमने पढ़ा फाइनाइट सेट क्या होता है, एग्जांपल देखे। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, एग्जांपल देखे। इसके अलावा हमने जो कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने एम्प्टी सेट पढ़ा, एग्जांपल्स देखे उसके। सिंगलटन सेट पढ़ा, एग्जांपल्स देखे। अब जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सेट के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसमें आपका कार्डिनल नंबर होगा या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट, एक ही बात होती है। क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। इसके अलावा सिंगलटन सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, और सबसेट के बाद पावर सेट क्या होता है, और उसके बाद लास्ट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसी भी सेट का कैसे डिफाइन करते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उससे कुछ प्रॉपर्टीज
हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में? पहला हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ सेट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसेट, फिर पावर सेट और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो ये सारे टर्म्स जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मेरा जितने भी लेक्चर आएंगे वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो आपको लेक्चर दिया है ये पूरा का पूरा सेट थ्योरी पे बेस्ड है। इसका आधा पार्ट मैंने इस लेक्चर में आपको डिफाइन किया है, और जो इसका आधा पार्ट है वो मैं सेकंड लेक्चर में दूंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुंचेगा, जिसका लॉस क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो आधी अधूरी ही रह जाएगी। यानी आपके डाउट्स क्लियर तो होंगे बट पूरे नहीं होंगे। तो इसीलिए ये गलती मत करना कि चैनल को सब्सक्राइब ना करो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो नोटिफिकेशन है मेरे अगले लेक्चर का वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, चैनल पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और अपने साथ बाकियों के भी डाउट्स को क्लियर कीजिए वीडियो को शेयर करके। किसी भी तरीके का अगर मेरे वीडियो में आपको डाउट हो तो उसको तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, वो डाउट भी आपका क्लियर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।